अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मी सैयद फ़ाखिर हसनैन नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में शुरू करने लगा हूँ। ये जो ऑनलाइन लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज़ फॉर चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट है केमिस्ट्री। फर्स्ट है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट ले रहे हैं और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, तो 2 से 3 लेक्चर या 4 लेक्चर तक इसमें लग सकते हैं। और लॉजिकल चैप्टर है तो पेपर में इसकी, या पेपर तो सही वर्ड नहीं है, टेस्ट में इसकी पार्टिसिपेशन होती है अच्छी खासी, तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपने। समझ के पढ़ना है। लॉजिकल चैप्टर है, याद बात करने के दौर से निकल गए आप, तो आपको फोकस करना है उन बातों पे जो समझने वाली हैं, और कहीं कहीं बुक रीडिंग का अगर आपको लगे नीड है तो कर लीजिएगा, वरना सही से अगर सुन लेंगे बात तो भी बहुत है। अच्छा, पहला जो टॉपिक है दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका पहला टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब फंडामेंटल पार्टिकल तो एटम के 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आप सबको मालूम ही है। बारी बारी इनकी तीनों की डिस्कवरी से चैप्टर स्टार्ट होता है, फिर ये मॉडल्स पे जाता है, फिर ये कॉन्फ़िगरेशन पे जाता है। ये चैप्टर मज़ेदार सा चैप्टर है, अगर इसको आप याद करने वाली नीयत से हटा दें। फर्स्ट ईयर में इसलिए ज़रा बुरा लगता है कि याद करने वाला स्टफ बढ़ जाता है, पर अगर आप याद करना और डेरिवेशन और ये सब हटा के पढ़ें, क्योंकि एप्टीट्यूड में तो इस तरह करना नहीं है, तो बड़ा कन्वीनियंट सा चैप्टर लगेगा आपको, ये रिलैक्स कॉन्सेप्चुअल सा। अच्छा, डिस्चार्ज ऑफ एक्सपेरिमेंट की 2 हेडिंग्स और भी हैं, पर जो अगेन आप हेडिंग के दौर से निकल गए हैं, तो मैं आपको इसीलिए हेडिंग लिख नहीं रहा हूँ, ओरली बता रहा हूँ। इसको आप डिस्चार्ज ऑफ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं और चैडविक बोल रहा हूँ, क्रुक्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्रुक्स जो था वो साइंटिस्ट था जिसने ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया था, आपको पता है, और इसीलिए इसी के नाम से भी पढ़ते हैं अक्सर लोग। तो इसको क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं और इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अच्छा, अब जो बात पढ़ना चाह रहा था क्रुक, उस पे आते हैं। तो पढ़ना चाह रहा था, डिस्कवर करना चाह रहा था, उस पे आते हैं। तो क्रुक का जो मकसद था वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं था। क्रुक का मकसद ये था कि वो ये ऑब्ज़र्व करना चाहता था कि गैसेस में से करंट पास होता है कि नहीं, क्योंकि आम इंसान मेरे और आपके जैसे जो हैं वो तो ये समझते हैं कि गैसेस में से करंट पास नहीं होता। अगर आप अपने कमरे में मौजूद स्विच को ऑन करें तो वो क्यों नहीं लगता आपको करंट? इसलिए कि कमरे में गैस भरी हुई है और गैस करंट को कंडक्ट करती नहीं है, लिहाजा करंट आप तक नहीं पहुंच पाता। तो आम इंसान मेरे और आपके जैसे जो हैं उनके लिहाज से गैसेस में से करंट पास नहीं होता। पर साइंटिस्ट जो होते हैं वो आम इंसान तो होते नहीं, आपको पता है, साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट होते हैं भाई। तो क्रुक ने पूरी जान लगा दी इस बात को तलाश करने में कि क्या कोई ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें गैसेस में से क्या पास हो जाए, करंट पास हो जाए। नॉर्मल कंडीशन में तो गैसेस में से करंट पास नहीं होता। इस मकसद के लिए उसने ज़रा करंट पास करने के फिनोमेने को फोकस किया। जैसे मैंने कहा कि अब ये उस तरह से नहीं पढ़ा रहा मैं जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे आप, वो ज़रा याद करने का एंगल था, यहाँ समझने पे ज़रा ज़्यादा फोकस है। तो क्रुक ने सोचा कि भाई करंट पास होता क्यों है और क्यों नहीं होता, मतलब क्यों हो जाता है और क्यों नहीं हो जाता। तो जवाब उसको ये मिला कि भाई करंट पास करने के लिए आपको चाहिए आइंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दुनिया में 2 ही सूरतों में करंट पास होता है, या तो मेटल में से होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं,
या फिर इलेक्ट्रोलाइट में होता है जिसमें आयंस होते हैं। तो करंट को इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहे हैं, आयंस कहाँ से मिल रहे हैं, वो तो करंट पास कर देगा। असल मसला है आयंस की प्रोविज़न का और फ्री इलेक्ट्रॉन के होने ना होने का। ये होंगे तो करंट पास होगा, ये नहीं होंगे तो करंट पास नहीं होगा। अब मसला ये आया जो क्रुक को भी फेस करना पड़ा और आपको और मैं भी समझ में है, वो ये गैसेस जो होते हैं ना, इसके बारे में आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में। गैसेस में होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, गैसेस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। करंट पास करने के लिए आयंस चाहिए, गैसेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर भी दिया हीट करके, तो ब्रेक कर कर वो आपको एटम्स देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्रेक हो भी गया मॉलिक्यूल हीट करके, तो वो एटम देगा आपको, और अगेन एटम से तो करंट पास नहीं होगा। करंट पास करने के लिए आयंस चाहिए। तो गैसेस इसीलिए करंट पास नहीं करते क्योंकि वो किसी सूरत में आयंस होते नहीं उनमें, या तो मॉलिक्यूल होते हैं और ब्रेक कर दिया तो आयन एटम मिल जाएंगे। अगेन मैं ये बात जुमला बोलूँगा कि क्रुक तो साइंटिस्ट है ना, वो तो सोचेगा कुछ बियॉन्ड, आपकी सोच से बाहर। तो क्रुक ने सोचा कि यार कुछ ऐसा काम करो कि गैस जो है ब्रेक होकर एटम देने के बजाय आयंस दे। अगर इसमें कामयाब हो गया तो करंट पास होगा, नाकाम हो जाएगा तो बोल देंगे दुनिया से भाई कि करके चेक कर लिया, कंडीशंस नहीं मिल रही, करंट पास नहीं हो रहा। पर टारगेट बना लिया क्रुक ने। टारगेट क्या बना लिया? टारगेट ये बना लिया कि गैसेस को इस तरह से ब्रेक करो कि वो आपको एटम देने के बजाय मॉलिक्यूल से आयन दे दें। इस बात को जहन में रखते हुए उसने डिस्चार्ज ट्यूब कंस्ट्रक्ट की। कि डिस्चार्ज ट्यूब इस तरह की एक ट्यूब थी, आपको बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक तरफ उसने कैथोड प्लेस किया जो कि नेगेटिव होता है, आपको पता है। एक तरफ एनोड प्लेस किया जो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोलिसिस आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कौन भरी होती है? गैस, और ये वैक्यूम पंप है। सबसे आसान गैस लेके समझ लेते हैं, क्योंकि हमें साइंटिस्ट तो एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहे, साइंटिस्ट तो है नहीं, आप समझना है कॉन्सेप्ट। सबसे आसान गैस है हाइड्रोजन, जिसका डॉट एंड क्रॉस मॉडल ही है। अच्छी बात यह है कि आप एप्टीट्यूड लेवल पर हैं, तो बॉन्डिंग अभी मैंने नहीं पढ़ाई, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये सिंगल बॉन्ड तो पता ही होगा आपको। अब डॉट एंड क्रॉस मॉडल शो कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन का है। और अगर आपने इनको ब्रेक किया हीट करके, तो दोनों अपना अपना हाइड्रोजन लेके अलग हो जाएंगे, और दोनों अपना अपना हाइड्रोजन लेके अलग हो जाएंगे तो आपको एटम्स मिलेंगे। एटम से तो करंट पास होता नहीं है। इस मसले को हल करने के लिए क्रुक ने क्या किया कि उसने बोला भाई इस तरह सा कॉन्सेप्ट बनाओ कि ये है एनोड, अलग से बना रहा हूँ समझाने के लिए, और ये कैथोड है। कैथोड और एनोड को मोटिवेट करो कि वो अपने अपने हाइड्रोजन को खींच लें, यानी एक हाइड्रोजन को ये खींच ले और एक हाइड्रोजन को ये खींच ले। अब अगर कैथोड एनोड क्रुक की सोच में कामयाब ना हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये कैथोड इस हाइड्रोजन को छीनना चाह रहा है, नहीं छीन पाया, और उल्टा बोला मैंने, एनोड इस हाइड्रोजन को छीनना चाह रहा है, नहीं छीन पाया, और कैथोड इस हाइड्रोजन को छीनना चाह रहा है, नहीं छीन पाया, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो करंट पास नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्योंकि ये जो एनोड है, समझने की बात है, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है तो न्यूट्रल बॉडी को तो अपने पास नहीं बुलाएगा। तो पॉजिटिव होने की वजह से अगर ये हाइड्रोजन इसके पास चला आया तो ये हाइड्रोजन इसके पास नेगेटिव फॉर्म में आएगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है। पॉजिटिव हमेशा किसको बुलाता है? नेगेटिव को। इसी तरह ये वाला जो हाइड्रोजन है ये किस फॉर्म में जाएगा? पॉजिटिव फॉर्म में। अगर हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये क्रुक की सोच थी कि यार इतनी जान लगवाओ कैथोड एनोड से कि वो अपने अपने हाइड्रोजन को छीने, और इस तरह से छीने कि जो पॉजिटिव एनोड है वो हाइड्रोजन को नेगेटिव फॉर्म में बुला ले, और जो नेगेटिव कैथोड है वो हाइड्रोजन को पॉजिटिव फॉर्म में बना ले। इस तरह से अगर हुआ तो ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो गया, एक H पॉजिटिव हो गया, एक H नेगेटिव, और एक H कैसा हो गया? पॉजिटिव। यानी यहाँ से मिल गया आइंस, और अगर यहाँ से क्या मिल गया भाइयों? आइंस मिल गया, तो करंट पास हो जाएगा। ये जो सारी की सारी मैंने कहानी आपको सुनाई है, इसको
केमिस्ट्री और साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं हाइपोथेसिस, सोच। साइंटिस्ट की सोच है ये कि ऐसा हो जाए, ये साइंटिस्ट की सोच है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। साइंटिस्ट सोच रहा है कि यार ऐसा हो जाए, क्रुक सोच रहा है कि ऐसा हो जाए, पर साथ में क्रुक ने ये भी बताया कि यार नॉर्मल कंडीशन में जब हमने ये सारा कुछ अप्लाई किया तो हुआ नहीं ऐसा। और नहीं होने का सबूत ये है कि ये सब कुछ नहीं होने का मतलब है कि आइंस नहीं बने, और आइंस नहीं बने लिहाजा करंट पास नहीं हुआ। अगेन आम इंसान होता तो हिम्मत हार जाता, बात ख़त्म कर देता। क्रुक ने ऐसा नहीं किया। क्रुक ने अगेन सोचा कि यार कैथोड एनोड क्यों नहीं कर पा रहे ऐसे। तो दो रीज़न उसके जहन में आई, कैथोड एनोड के कामयाब नहीं होने की दो रीज़न उसके जहन में आई। पहली रीज़न उसके जहन में ये आई कि कैथोड एनोड इतने मजबूत नहीं है कि वो हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ पाए, ताकत कम है कैथोड एनोड की। इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में वोल्टेज बोलते हैं। बैटरी का वोल्टेज इतना मजबूत नहीं है, कैथोड एनोड में इतनी जान नहीं है कि वो बॉन्ड ब्रेक करा पाए। और दूसरा रीज़न उसके जहन में यह है, कंटेनर में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं। मैंने तो समझाने के लिए एक बनाया, पर एक तो नहीं होगा ना, तो उसने बोला भाई हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, और ये जो इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, कैथोड एनोड तो नॉन लिविंग बॉडी है, लिहाजा वो इनमें से किसी एक मॉलिक्यूल पे अपनी सारी ताकत नहीं लगाते, बल्कि सारे मॉलिक्यूलों में अपनी ताकत को बिखेर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। नतीजे में एक मॉलिक्यूल पे जो ताकत लगती है वो बहुत कम हो जाती है। इनकी जगह पे इंसान होता तो कंटेनर में जाता, 100 मॉलिक्यूल में से 99 को छोड़ता, सारी जान एक पे लगा देता। पर नॉन लिविंग बॉडी होने की वजह से कैथोड एनोड ऐसा कर नहीं सकते। वो अपनी सारी ताकत को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नतीजे में ताकत रिड्यूस हो जा रही है, कम हो जा रही है। इन दोनों मसलों को हल करने के लिए उसने बड़ी मशहूर बात की, जो कि हर अच्छे स्टूडेंट को याद होता है। उसने बोला बैटरी को मजबूत बनाओ। तो बैटरी को मजबूत बनाने के लिए उसने बोला हाई वोल्टेज लो। ठीक है भाई, बैटरी को मजबूत बनाने के लिए उसने क्या बोला, उसने बोला हाई वोल्टेज लो। तो दो मसलों में से एक मसला उसने हल कर दिया, वोल्टेज उसने बढ़ा दिया। बैटरी जितनी उस ज़माने में मजबूत तरीन बैटरी होगी वो ले ली, जितनी हाई वोल्टेज की पॉसिबिलिटी थी कर दिया अप्लाई। कैथोड एनोड को जितना मजबूत बना सकता था बना दिया। फिर भी उसने देखा करंट पास नहीं हुआ, तो फिर वो दूसरा जो मसला उसके जहन में आया, उसका हल वैक्यूम पंप के थ्रू किया। उसने क्या किया, कंटेनर में से गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकाले। 100 मॉलिक्यूल, मिसाल दे रहा हूँ, 100 तो नहीं होंगे, बेशुमार होंगे, आपको पता है, इनफाइनाइट। मिसाल दे रहा हूँ कि फ़र्ज़ करो 100 मॉलिक्यूल थे, तो 100 में से 50 बाहर फेंक दिए। अब 50 बाहर फेंकने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो कैथोड एनोड है उनकी ताकत अब 100 मॉलिक्यूल के बजाय 50 पे लग रही है, तो बेहतर हो गई वो। इस चीज़ को बुक वाले कहते हैं लो प्रेशर। कंटेनर में पहले 100 मॉलिक्यूल का प्रेशर था, 50 मॉलिक्यूल का प्रेशर है। तो एक तरफ से वो वोल्टेज बढ़ा रहा है ताकि कैथोड एनोड मजबूत हो, एक तरफ से वो प्रेशर कम कर रहा है ताकि कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल कम हो, और तलाश में है कि भाई कामयाब हो जाए कैथोड एनोड। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी कामयाब नहीं होता तो उसकी किस्मत। पर ऐसा नहीं हुआ, नेचर ने उसकी मदद की, और ऐसा करते करते एक ऐसा हाई वोल्टेज मिल गया उसे, और एक ऐसा लो प्रेशर मिल गया उस पर, जिस पे कैथोड एनोड इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। गैस आयनाइज हो गई और करंट पास होना शुरू हो गया। तो ये मैसेज दुनिया को उसने पहुंचा दिया कि भाई अगर आप चाहते हैं गैसेस में से क्या पास हो जाए, करंट पास हो जाए। अगर आप चाहते हैं गैसेस में से करंट पास हो जाए, तो एक तो आप वोल्टेज बढ़ाएं, जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बैटरी को जितना मजबूत कर सकते हैं करें। दूसरा, आप प्रेशर कम करें, कंटेनर में से गैस के मॉलिक्यूल रिड्यूस करें, ताकि कैथोड एनोड की एफर्ट जो है वो कम मॉलिक्यूल्स पे सर्फ हो। ऐसा करने से एक ऐसा वक्त ज़रूर मिल जाएगा आपको जिस पे गैस आयनाइज हो जाएगी, और जब गैस आयनाइज हो जाएगी तो करंट पास हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि गैसेस करंट पास कर सकते हैं, पर दो शर्तें हैं उसकी। नंबर 1, वोल्टेज हाई रखना है और प्रेशर लो रखना। अब ये जो पूरी यहाँ तक की रिकॉर्डिंग है, अगर इसको आप 1 से 2 दफ़ा सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। हो सकता है पहली दफ़ा में मसला रहता है, तो आपको क्लियर हो जाए। अब अगर आपको फर्स्टर का याद हो, तो ये जो मैंने सारी बातें पढ़ाई हैं, ये लॉजिकल एंगल था और ये समझना बड़ा ज़रूरी था, मैंने समझा दिया आपको। पर साथ में एक इसका ऑब्जर्वेशन बेस्ड एंगल भी है।
जो कि रट्टे वाली चीज़ है, पर बहरहाल जिक्र करना ज़रूरी है कि इसमें जो कुरुक है उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी पढ़ाई आपको। लॉजिकल बात तो मैंने पढ़ा के ख़त्म कर दी, गैसेस में से करंट पास करने के लिए हाई वोल्टेज और लो प्रेशर लगाना है, वो बात ख़त्म हो गई। अब आगे बात कर रहा हूँ कि किताब ने इसको ऑब्जर्वेशन की बेस पे भी पढ़ा है, जो कि याद आपने करना है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ और आपने बुक से उसको पढ़ना है। उसने किया या कि जो उसने बोला कि भाई सबसे पहले नॉर्मल कंडीशंस थी ना, तो नॉर्मल कंडीशंस का मतलब था कि जो प्रेशर था वो 760 mm था। क्योंकि आप चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं तो हैरान तो आप होंगे नहीं, 760 टॉर कह लो आप, तो 760 टॉर पे करंट पास नहीं हो रहा था। अब वो नजूमी तो था नहीं कि डायरेक्ट पता चल जाए कितने mm पे हो जाएगा, तो इसको फिर उसने कम करना शुरू किया था, 1 mm, 0.1 mm, 0.01 mm, 0.001 mm। हर दफ़ा जब वो प्रेशर कम कर रहा था तो उसको कोई ऑब्जर्वेशन मिल रही थी, जो कि रट्टा मारने वाली चीज़ है। मैं एक एक करके पॉइंट करके नहीं बता रहा आपको कि कभी उसको स्पार्क दिख रहे थे, कभी वो कैथोड एनोड ग्लो करता हुआ दिख रहा था, कैथोड एनोड इतने ज़्यादा आयनाइज हो गए थे, इसकी डिटेल नहीं है बुक में, लिहाजा आपको उस तरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कैथोड एनोड इतने आयनाइज हो गए कि ग्लो करने लगे। अच्छा, ये बात याद रखें, ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक डार्क रूम में हो रहा था, और डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो ग्लास की ट्यूब थी और अंदर मेटेलिक प्लेट लगे हुए थे, तो अंदर की तमाम चीज़ें विजिबल थी। जब 760 टॉर पे कुछ भी नहीं हो रहा था तो वो जो डार्क ट्यूब थी वो डार्क दिख रही थी, पर 1 mm पे जब स्पार्क हुए, स्पार्क का मतलब है कुछ रोशनी सी दिखाई दी, तो वो इनकरेज हुआ। फिर 0.1 mm पे उसने देखा कि कैथोड एनोड ग्लो करने लगे, चमकने लगे, क्योंकि वो हाईली आयनाइज हो रहे हैं, करंट पास हो नहीं रहा। कैथोड आपको पता है नेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया वो हाई वोल्टेज की वजह से, और एनोड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। जब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो ये चमकने लगे, ग्लो करना बोलते हैं इसको। तो डिस्चार्ज ट्यूब अगर आप इमेजिन करें अपने जहन में तो आपको क्लियर होगा कि डिस्चार्ज ट्यूब का कि जो दोनों कॉर्नर थे वो चमक रहे थे और दरमियान वाला पोर्शन डार्क था। वो जो दरमियान वाला पोर्शन डार्क था उसको पॉजिटिव कॉलम कहते हैं। बस ये एक बात मुझे बतानी थी आपको, बाकी तो रट्टे मारने वाली चीज़ें आप याद भी कर लेंगे। तो डिस्चार्ज ट्यूब का वो हिस्सा जिसमें रोशनी नहीं होती, जो चमक नहीं रहा होता, जो डार्क होता है, उसको पॉजिटिव कॉलम कहते हैं। 0.001 mm पे उसने बोला भाई कि ये जो पॉजिटिव कॉलम है ना, ये रिड्यूस हुआ, यानी रोशनी बढ़ गई, दोनों कॉर्नर पे रोशनी बढ़ गई, और वो जो डार्क स्पेस था दरमियान का वो रिड्यूस हुआ। अभी तक याद रखें, कोई करंट पास होने की वाली कोई बात नहीं हो रही। मज़ीद जब प्रेशर कम करके इस रेंज में आया जो है, तो उसने देखा कि सारे स्पार्क वगैरह ख़त्म हो गए, स्पार्क भी ख़त्म हो गए और ग्लो भी ख़त्म हो गए। अलबत्ता उसको रेज़ दिखाई दी, ये बड़ी मशहूर बातें करने लगा हूँ मैं, रेज़ दिखाई दी। ये रेज़ कहाँ से निकल रही थी? कैथोड से, और जा कहाँ रही थी? एनोड की तरफ, और साथ में इनकी वजह से क्या पास हो गया? करंट पास हो गया। तो ये ऑब्जर्वेशन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 760 पे कुछ भी नहीं हुआ, 1 mm पे स्पार्क हुए, 0.1 पे ग्लो करना शुरू किया कैथोड एनोड ने, पॉजिटिव कॉलम क्रिएट हुआ, 0.001 पे पॉजिटिव कॉलम रिड्यूस हुआ, ग्लो बढ़ गया, और 0.001 mm पे सब ख़त्म हो गया। सिर्फ रेज दिखाई दी जो कहाँ से निकली? कैथोड से। कहाँ चली गई? एनोड पे, और क्या पास हो गया? करंट। अब क्योंकि ये रेस कहाँ से निकल रही हैं? कैथोड से, लिहाजा इन रेस का नाम उसने रखा कैथोड रेस। दीज रेज आर वेरी फेमस, नोन एज कैथोड रेस। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे, स्टोनी, जे थॉमसन। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कई दफ़ा रिपीट किया, क्रुक ने नहीं किया, इन सारे साइंटिस्ट ने रिपीट किया और कैथोड रेस को पढ़ा। और जब कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ा तो पता चला कि यार ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसी हैं। तब उन्होंने कहा कि कैथोड रेस कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का तो जिक्र तक नहीं किया क्रुक ने, आपको पता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब रेज निकली और कैथोड से निकली तो उसे नाम दे दिया कैथोड रेज। ये आसान तरीन काम कर सकता था वो, कि भाई एक रेज हैं जो कैथोड से निकल रही हैं तो उनका नाम कैथोड रेज रख दो। यही किया उसने। तो ये जो रेस कैथोड से निकली, इनका नाम कैथोड रेज है। और इसको फिर मैंने जैसे 3-4 नाम बताया, आपको बुक में नाम लिखे हुए भी हैं, आपने पढ़ने भी हैं। स्टोनी, जे थॉमसन, माइकल फैराडे, इन्होंने कैथोड रेस को टारगेट किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और पता चला कि भाई कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसी हैं।
इसका मतलब है कैथोड रेस कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट्स वाई इस टॉपिक का नाम पड़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के अलावा और किसी का अभी तक कोई जिक्र नहीं है। आप नोट कर रहे हैं कि पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का और कैथोड रेस का जिक्र है और किसी का जिक्र नहीं है, लिहाजा इसको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इस एक्सपेरिमेंट के दो कंक्लूजन हो गए, दो रिजल्ट्स हो गए, एक क्रुक ने दिया, एक बाकी साइंटिस्ट ने दिया। क्रुक ने क्या कंक्लूजन दिया कि गैसेस में से करंट पास करना है तो दो काम करो, वोल्टेज बढ़ाओ और प्रेशर कम करो। और बाकी लोगों ने क्या बात बोली कि भाई कैथोड रेस को कुछ और मत समझो, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। अब जिन प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन बोला गया वो आप फर्स्ट ईयर में रट्टा लगाते थे, लंबे चौड़े चौड़े पॉइंट बना के। यहाँ मैं आपको उनको 1 बाय 1 सुना दे रहा हूँ और आप 1 बार 2 बार 3 बार सुना दे रहा हूँ, आप इनको मेमोराइज़ कर लें अभी के अभी। जैसे मिसाल के तौर पे उसने कहा कि कैथोड रेस कैथोड से निकली एनोड की तरफ गई। लिखना विखना नहीं है, आपने जहन में बैठाना है। कैथोड से निकली एनोड की तरफ गई। फिर उससे बोला कैथोड से परपेंडिकुलर निकली। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 का एंगल बना के निकली। कैथोड से 90 का एंगल बना के निकली और 90 का एंगल बना के स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए एनोड की तरफ चले गए। तो एक तो ये कैथोड से निकल रहे हैं, फिर कितने का एंगल बना रहे हैं, 90 का, और स्ट्रेट जा रहे हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ। फिर उसने बताया कि जो रेज है ना ये पार्टिकल नेचर की हैं, ये फोर्स भी लगा सकती हैं, इनका मास भी है, इनका शेडो भी बनेगा। अगेन जैसे मैंने कहा रट्टे से निकल जाएंगे आप, बस मेरी बातें जहन में रखनी है आपने कि ये पार्टिकल नेचर की हैं, इनका मास होता है, ये फोर्स लगा सकती हैं और ये शेडो भी बनाती है। शेडो यानी जैसे साया भी बनाती है। फिर उसने बोला कि क्योंकि ये कैथोड से निकल रहे हैं और कैथोड नेगेटिव होता है, लिहाजा ये नेगेटिव है। दीज रेज आर नेगेटिव इन नेचर, क्योंकि ये कैथोड से बाहर आ रहे हैं। और साथ में उसने ये भी कहा कि जब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में इंटर होंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड आपने फिजिक्स में पढ़ी है डिटेल में, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में जब ये इंटर होंगे तो ये मूव करेंगे पॉजिटिव फील्ड की तरफ। दोनों बातों से कंफर्म होता है कि ये नेगेटिव है। कैथोड से निकल रहे हैं, इससे भी कंफर्म हो रहा है कि नेगेटिव है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसकी तरफ मोड़ रहे हैं, ये पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव फील्ड की तरफ, लिहाजा इससे भी साबित हो रहा है कि ये नेगेटिव है। मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र आपकी बुक में नहीं है, पर ये बात पेपर के लिए जहन में रखना है, टेस्ट के लिए, कि मैग्नेटिक फील्ड में भी इनकी मोशन डिस्टर्ब होती है और वहाँ पर भी ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करते, वहाँ पर भी ये मूव करते हैं। पर वो बुक में नहीं है अलग से, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इलेक्ट्रिकल फील्ड का ज़रूरी याद रखना। फिर एक जो आखिरी पॉइंट किताब में लिखा हुआ है याद करने वाला, वो ज़रूरी है, वो है E/m रेशो। E/m रेशो, जिसका आप फिज़िक्स में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, सेकेंड ईयर फिज़िक्स में आपने एक्सपेरिमेंट भी किया इसका पूरा। अभी जो E/m रेशो है, E/m रेशो, इसको कहते हैं चार्ज टू मास रेशो। और दुनिया में जितनी भी डिस्कवर्ड रेज हैं आज के दिन तक, उन सब का E/m रेशो अलग अलग है। यानी कोई सी दो ऐसी रेज नहीं है जिनका E/m रेशो बराबर हो। तो जब भी कोई नई रे डिस्कवर होती है तो जिस प्रॉपर्टी की बेस पर ये पहचानते हैं कि भाई ये कोई पुरानी रे है या नई रे है, वो E/m है। अगर E/m मैच कर जाए किसी पुराने वाले से तो बोलते हैं भाई ये रीडिस्कवरी है, पुरानी चीज़ दोबारा डिस्कवर हुई है। और अगर आंसर बिल्कुल यूनिक हुआ तो बोल देते हैं नई डिस्कवरी हो गई, भाई वाह वाह हो जाती। तो कैथोड रेस का जब E/m रेशो पड़ा तो तकरीबन 1.7 × 10 की पावर 8 था। ये वैल्यू आप बुक में भी लिखी होगी, याद कर सकते हैं। ई चार्ज है तो यूनिट हो गया कूलम पर ग्राम। अब ये जो वैल्यू है 1.7 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम, याद तो आप कर ही लेंगे। ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसी है, सेम एज इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सी एक प्रॉपर्टी है जिसकी बेसिस पर कंफर्म हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये E/m रेशो बोलेंगे आप। बाकी सारी प्रॉपर्टी सपोर्टिंग है, नेगेटिव होना और मास रखना और शेडो बनाना सपोर्टिंग है। जो असल प्रॉपर्टी है जिसकी बेसिस पे कंफर्म हो गया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन ही है, वो E/m रेशो है। तो E/m रेशो ने कंफर्म किया कैथोड रेज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैंने 2 टॉपिक कवर किए हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमने पढ़ा, उसका लॉजिकल एंगल भी पढ़ा, गैस कैसे आयनाइज होती है ये भी पढ़ा, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन आएंगी ये भी पढ़ा, और E/m रेशो जो है वो कितना है ये भी पढ़ लिया, और E/m रेशो की बेसिस पर इसे इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं ये भी हमने पढ़ लिया।
आई होप को आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब आज के लेक्चर के 2 हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है ये मैंने यहाँ ख़त्म किया। 2 हिस्से हैं इसके। एक हिस्से में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज पढ़ा। अब अगला हिस्सा मैं शुरू करूँगा सेकंड वीडियो में। इस वीडियो में डिस्कवरी ऑफ हम पढ़ेंगे प्रोटॉन, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, और अगर टाइम बचा तो फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे हम जाएंगे। तो अभी सेकंड हिस्से के लिए आप वेट करें। फर्स्ट हिस्सा मैं एंड कर रहा हूँ, सेकंड हिस्सा शुरू करते हैं इसके बाद।